नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है मिथुन राशि के लिए सावन का महीना या आने वाला अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, यही हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में गोचर के माध्यम से। साथ में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से गोचर कैसा जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये गणनाएं एग्जैक्टली सेम तो नहीं होंगी। हर व्यक्ति की अपनी कुंडली है, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, इसलिए आपको ये देखने आना चाहिए कि आपकी कुंडली आपसे क्या कहती है। बहुत आसान है, समझेंगे वीडियो के अंत तक। देखिए, यहाँ पर मिथुन राशि के हिसाब से अगर देखें तो गोचर की शुरुआत यानी फर्स्ट डे से हो रही है। पहले शुक्र हैं, फिर मंगल हैं, फिर बुध, फिर सूर्य। चंद्रमा तो हर 2 दिन बदलते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। इन 4 ग्रहों का गोचर हो रहा है। बाकी 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ये तटस्थ हैं, यानी ये भाव नहीं बदल रहे हैं। गोचर क्या है हम सबको पता है, कुछ भी रुका नहीं है, सब कुछ चल रहा है और इसी चाल को गोचर कहते हैं। जो चल रहा है वो गोचर है, ठीक है। अब गोचर करते करते जैसे ये एक कक्षा ये है, दूसरा ये है, एक स्थान ये है, दूसरा ये है, यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो गोचर हो गया, है ना। ऐसे ही मंगल जो है इसी महीने में 3 तारीख को, 3 अगस्त को ये मंगल आपके लिए आपके 12वें घर से पहले घर में आएगा, ठीक है। मंगल है कौन आपके लिए? आपके लिए ये मंगल आपके इनकम वाले भाव का स्वामी है। इनकम के साथ साथ 6वें घर का स्वामी भी है। रोग, रिपु, ऋण और लाभ वाले भाव का स्वामी है, पहले घर में आया हुआ है। देखिए, लीगल लिटिगेशन मामलों से मदद देगा ये। इनकम वाले भाव का स्वामी है तो इनकम को लेके, कामनाओं को लेके, डिजायर्स को लेके भी पहले घर में आना, ये एक शुभता का संकेत है। क्या कुछ नेगेटिव्स भी हैं? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऑब्वियसली मंगल क्या है? एनर्जी है, उद्यम है, उत्साह है, एंथुजियाज्म है। अब इस उद्यम उत्साह को क्या आप मैनेज करने में सक्षम हैं? ठीक है। जो राशि बुध की राशि है, क्या मंगल की एनर्जी को संभाल पाएगी? अगर हाँ तो पॉजिटिविटी है, अगर नहीं, क्योंकि नहीं क्यों है? क्योंकि ये राहु भी इस मंगल को देख रहा है। राहु एक्सीलरेटर है, जिस भी ग्रह को देखता है उसका तामस प्रभाव, ठीक है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ाने का पूरा प्रयास करता है। राहु मंगल को देख रहा है तो ये अंगारक दोष, पिशाच दोष, ये सब बनाएगा, यानी फायर एलिमेंट एक्टिव करेगा। पहले घर में है, लग्न घर में है, तो शरीर को लेकर के भी पहली चीज़ आपको आग से, इलेक्ट्रिक चीज़ों से बचने की सलाह दी जाती है। दूसरी चीज़ वाहन इत्यादि से भी, क्योंकि 9वें घर में राहु बैठा, ट्रैवल वाले भाव को बैठा हुआ है, तो वाहन इत्यादि से भी सावधानी से चलने की सलाह दी जाती है। जानबूझ करके रूल्स ना तोड़ें और आराम से चलें, ठीक है। यही प्रिकॉशंस अपने हाथ में होते हैं, यही कर सकते हैं। बाकी जो होना है अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्मा शुभाशुभम, ठीक है, होके रहता है। तो ये राहु जो मंगल को देख रहा है, और वो मंगल जो इनकम वाले भाव का स्वामी है, पहले घर में है, शुभता भी है और कुछ प्रॉब्लम्स भी है। ये मंगल जो है ना आपके 4थे घर को यानी शुक्र को भी देखेगा। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि को देखेगा। रियल स्टेट का, प्रॉपर्टी का, वाहन का स्वामी होता है मंगल। लाभ वाले भाव का स्वामी होता है मंगल, और इसलिए आपके जीवन में घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट के सुख सुविधाओं के योग तो बनेंगे। अब इसमें क्या नेगेटिव है? इसमें नेगेटिव ये है, 4थे घर में शुक्र, सुख सुविधाओं वाले भाव में शुक्र नीच का होकर बैठा है। थोड़े फालतू वाले ख्याल, थोड़े फालतू वाले शौक और व्यर्थ का धन हानि के योग बनेंगे। इसका अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो मंगल, शुक्र, राहु, ये सब आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो मंगल के साथ साथ आपके दूसरे घर में आपके लग्नेश जाके बैठे हैं। लग्नेश राशि के लॉर्ड बुध जिस घर में जाता है उसकी ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करता है। धन वाले भाव में गया, धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। सूर्य के साथ है, गुरु के साथ है बुध, गुरु उच्च का होके बैठा हुआ है। तो आप ये समझिएगा कि वो बुध जो कम्युनिकेशंस का कारक है, जो आपके स्वास्थ्य का, आपके आचार विचार व्यवहार का कारक है, जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से कार्य करता है, वो आपके धन वाले भाव में जा कर के, आपके सुख वाले भाव का स्वामी होकर के आपके एडिशन वाले भाव में चला गया है, विच इज़ गुड। तो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि, इनकम, लीगल लिटिगेशन मामलों से लाभ इत्यादि के योग तो बन चुके हैं। अब प्रश्न आता है, क्या सभी को मिलेगा? उत्तर है कि नहीं, सभी को तो नहीं मिलेगा ना। जो व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परीक्षा में पास या फेल वही होगा। जिस व्यक्ति का परीक्षा से कोई संबंध नहीं, उसके लिए पास या फेल सब बराबर है ना। तो ऐसे ही समझिएगा, जो लोग प्लॉट, फ्लैट, गाड़ी इत्यादि को खरीदना चाह रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं,
ये पॉजिटिविटी दिख गई, है ना। तो यहाँ से और आगे हम बढ़ें, आपके दूसरे घर से और आगे हम बढ़ें तो गुरु का इम्पैक्ट आपके 6th हाउस पे, रोग रिपूरण पर, इसलिए भोजन का ध्यान रखना है, डायबिटीज़ का ध्यान रखना है। जो लोग पहले से थोड़ा वेट गेन कर चुके हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना है। गुरु का इम्पैक्ट आपके 6th हाउस पे, गुरु का इम्पैक्ट फिर आपके 5 के बाद आपके 8th हाउस पे, और 8th के बाद फिर आपके करियर पे भी है। करियर पे शनि बैठा हुआ है जो वक्री हो रहा है, फिर भी करियर को लेकर गुरु का इम्पैक्ट बुरा नहीं है, खासकर उनके लिए जो कंसल्टेशन बिजनेस में है, सिखाते समझाते पढ़ाते हैं, टीचिंग में हैं, उन सब के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। अब ये मेडिकल कंसल्टेशन वाले हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। सूर्य आपके धन वाले भाव में बैठा हुआ है और ये सूर्य आपके पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव का स्वामी है। सूर्य 17 अगस्त से अपनी राशि चला जाएगा पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में, केतु के साथ रहेगा तो थोड़ा सा मन का भटकाव, आलस, लथार्जी इत्यादि के योग तब भी हैं, आगे भी बनेंगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपके कलीग्स, आपके घर में आपके पिता इत्यादि को लेकर के भी थोड़ा सा मन मुटाव या फिजिकल डिस्टेंस होने के योग यहाँ से बन जाता है। और आगे हम बढ़ें तो आपके चौथे घर के स्वामी जो हैं बुध ही हैं, धन वाले भाव में गए हैं, अगेन अच्छा है, इसको मैं समझा चुका हूँ पहले। 5वें घर का स्वामी शुक्र अपने से 12वें घर यानी एक घर पीछे गया है। संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर से थोड़ी सी आपकी दूरियां बनाता हुआ दिखता है, यानी शिक्षा को लेकर के थोड़ा अथक परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा शिक्षा से लाभ के यहाँ पर बड़े प्रबल संकेत तो नहीं मिलते, ठीक है। प्रेम जीवन को लेकर के भी यहाँ बड़े प्रबल संकेत नहीं मिलते। आपके रोग रिपूरण की बात हम पहले कर चुके हैं। आपके 7th हाउस एंड आपके 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर उच्च का होकर के बैठा है, नॉट बैड एट ऑल। केंद्र 2 भावों का स्वामी है और जाकर के धन वाले भाव में बैठा है, तो बिजनेस एंड करियर में ये पॉजिटिविटी के संकेत ही देता है, ठीक है। और आगे हम देखें तो आपके अष्टमेश और नवमेश शनि वक्री हो रहे हैं। भाग्य वाले भाव का स्वामी कर्म वाले भाव में है, ये तो अच्छा है, लेकिन वक्री हो रहा है तो ऑब्वियसली जो कर्म वाले भाव में वक्री हुआ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। राहु आपके भाग्य वाले भाव में बैठ करके आपके पहले घर को देखता है, आपके अभिलाषाएं, आपके ख्वाब थोड़े बढ़ा के रखेगा, डिज़ायर्स बढ़ा के रखेगा। ये राहु का इम्पैक्ट फिर आपके 5म भाव पर भी है। गलत प्रेम प्रसंग में पड़ने से बचिएगा, सडन किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में जाने से बचिएगा, क्योंकि शुक्र भी आपके पंचमेश भी इस समय पर नीचस्थ हैं। शनि का इम्पैक्ट 12th हाउस पे है, 12वें घर पे है, यानी कि आपके कार्य, करियर का संबंध विदेश से बनाता हुआ दिखता है। एमएनसीज को लेकर के, विदेश संबंधित इनकम को लेकर के ये पॉजिटिविटी दिखाएगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी लीगल लिटिगेशन मामलों में परेशान चल रहा है तो ये शनि थोड़ा सा और परेशान करता हुआ दिखता है, क्योंकि ये वक्री हो रहा है। 12वां घर आपके अस्पताल का है, लीगल लिटिगेशन मामलों का भी है, जेल का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, विदेश का भी है, धन हानि का भी है। तो हर व्यक्ति के ऊपर सारा पॉजिटिव या हर व्यक्ति के ऊपर सारा कुछ नेगेटिव ही नहीं होगा। ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन ये शनि का वक्रत्व हर व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा पेशेंस रखने का ही संबंध बनाता हुआ दिखता है। यानी जैसी भी लाइफ चल रही हो, थोड़ा सा पॉज का समय ये शनि लेकर के आ गया है, ठीक है। अब 12वें घर का स्वामी भी आपका शुक्र है, आकर के चौथे घर में बैठा है, इसलिए एक तो ये स्थान परिवर्तन के योग भी इंडिकेशंस देता है, और स्थान परिवर्तन के साथ साथ विदेश संबंधित चीज़ों का यहाँ पर सुख देता हुआ ज़रूर दिखता है, या अन्य भाषा में कहें बाहर कहीं जा कर के, क्योंकि विदेश का अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा अपना कंट्री छोड़ें तब विदेश माना जाए। विदेश का सिंपल सा मतलब होता है जन्म स्थान से कहीं दूर। तो कहीं दूर इन्वेस्टमेंट के योग तो हैं, लेकिन सेम टाइम पे शुक्र का यहाँ पर होना, शनि से शुक्र दृष्ट होना, बंधु भी सत्याक्त योग भी बनता है। इसका तात्पर्य ये है आपको अपनों से ही थोड़ा बच के रहना है, चीटिंग के योग बन जाते हैं। किसी करीबी व्यक्ति ही आपको बैक स्टैबिंग कर सकता है। बैक स्टैबिंग का मतलब जाने समझे बिना कहीं पैसा मत लगाइएगा, अन्यथा नुकसान के योग बनेंगे। केतु का इम्पैक्ट आपके 7th हाउस पे भी है। विवाह को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर बड़े शुभ संयोग नहीं दे रहा। केतु वैराग्य को दिखाता है। अगर आपकी मानसिक स्थिति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी बेहतर है, संबंधों में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत भोगी प्रवृत्ति के हैं तो यहाँ पर संबंधों को लेकर बड़े सही समय यहाँ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मंगल भी आपके 7th हाउस को ही देख रहे हैं, अग्रेशन, झगड़े इत्यादि के योग बनाता है। और शनि का इम्पैक्ट जो है 7, 8, 9, 10 आपके विवाह वाले भाव पर ही है इस समय पर। यानी ये महीना आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभाल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि, मंगल और केतु 3 पापग्रह आपके 7th हाउस को, पार्टनरशिप को, दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं।
शनि का मतलब जिद लेकर के आएगा, मंगल अग्रेशन लेके आएगा, केतु वैराग्य लेकर के आएगा। तो इस एक चीज़ से थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा, कम से कम 1 महीना ज़रूर बचिएगा, क्योंकि मंगल तो हट जाएगा, शनि और केतु अभी दिसंबर तक आपको उसी भाव में बैठे हुए मिलेंगे। तो ओवरऑल बात करूं मित्रों, यहाँ पर आपको अपने स्टमक को लेकर के, बीपी कोलेस्ट्रॉल को लेकर और अग्रेशन को लेकर बचना है। हेल्थ वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, वाणी पे कोई ख़ास इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं दिखता, यानी ईएनटी को लेके बहुत सावधानियां देखने के योग तो यहाँ पर नहीं है। हालांकि सूर्य वहाँ बैठा हुआ है, तो सूर्य का मतलब लीडरशिप है, सूर्य चाहता है सब कुछ मेरे हिसाब से हो। परिवार में थोड़ा सा कम बोलने का प्रयास करिएगा, संभव है कि आपकी वाणी से आपके ही परिवार में कुछ लोग आहत महसूस करें, ठीक है। पुरुषार्थ पराक्रम लथार्जी के योग हैं, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन करते 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 काम नहीं होगा, टाइम निकल जाता है। सुख को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर ठीक योग दिखते हैं, थोड़ा सावधानी रखनी है, पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इस चीज़ का। और बिजनेस में भी गेंस के चांसेस हैं, पार्टनरशिप में समस्या है लेकिन गेंस के चांसेस हैं। काम कारोबार को लेकर विदेश की स्थिति अच्छी दिखती है, इनकम वाले भाव को लेकर के अच्छे संबंध बनते दिखते हैं। बड़े गोल्स, डिज़ायर्स बड़े होने के साथ साथ आपकी मानसिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ने के योग हैं, क्योंकि कई बार हम जो चेष्टा करते हैं मिल जाए वो मिलता नहीं, और नहीं मिलता तकलीफ होती है। तो फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का ना हो जाए कि बुद्धिनाशात प्रणश्यति, हमारी बुद्धि क्षीण हो जाए, है ना। बाकी कोई खास नेगेटिव टाइम इस समय पर नहीं चल रहा है। सावन का महीना है, भगवान रुद्र का अभिषेक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये तो मित्रों है कि आपके साथ किन किन भाव, क्या क्या भाव कैसे कैसे ट्रिगर होंगे, ये सबके लिए है, हर मिथुन राशि के लिए है। अब हर मिथुन राशि के लिए सेम रिजल्ट तो नहीं आएगा, इसलिए आपको अपनी कुंडली देखनी आनी चाहिए। मैंने पिछले सीक्वेंसेस वाले वीडियो में, शनि वाले वीडियो में समझाया है कैसे देख सकते हैं। अगर नहीं आपने मिस किया उन वीडियोस को, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक देता हूं, आप आराम से जाकर देखिएगा, समझिएगा। हर बार के लिए रहेगा, एक बार देख लेंगे आपको भविष्य के हर बार के लिए हो जाएगा कि कौन सा गोचर कितनी शुभता आपको देगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।